मोहम्मद अली उन लाखों मुसलमानों में शामिल थे जिन्हें 1947 की तकसीम हिंद के बाद अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत करना पड़ी। वो इंडिया से लाहौर आ बसे और ब्रॉड अर्थ रोड पे लोहे की पाइपों की एक छोटी सी दुकान खोल ली। इब्तदा में हालात सख्त थे, मगर मेहनत, दियानत और मुस्तकिल मिजाजी ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता संभाल लिया। उनके घर में 5 बेटे और 4 बेटियां थीं। बड़ा खानदान था, मगर मोहम्मद अली की कमाई उन सब के लिए किसी न किसी तरह काफी हो जाती थी। इसी घर में जावेद इकबाल पैदा हुआ। बचपन ही से वो बाकी बहन भाइयों से मुख्तलिफ नजर आता था। घर वाले बताते हैं कि वो जिद्दी, तेज मिजाज और अपनी बात मनवाने वाला लड़का था। उसका बड़ा भाई जियाउल हक बाद में एक इंटरव्यू में कहता है कि जावेद हर बात पर अड़ जाता था। अगर वालिद किसी बात से मना करते तो वो बदतमीजी, चीखो पुकार और कभी कभी धमकियों तक उतर आता। घर में अक्सर उसके रवैये पर बहस होती रहती, मगर वालिदैन ये सोचकर सब्र कर लेते कि शायद उम्र के साथ ये जिद खत्म हो जाएगी। वक्त गुजरता गया, मगर जावेद का मिजाज नर्म होने की बजाय मजीद सख्त होता चला गया। वो न सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी झगड़ालू था। किसी की बात उसे पसंद ना आती तो फौरन उलझ पड़ता। उसके जहन में अक्सर उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते थे। कभी वो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगता, कभी सबसे नफरत करने लगता। उसके अंदर एक शदीद ख्वाहिश थी, वो मशहूर होना चाहता था, चाहे किसी भी तरह। खानदान के एक बुजुर्ग ने कभी कहा था कि ये लड़का या तो बहुत नेक नाम होगा या बहुत बदनाम। उस वक्त किसी ने उस बात को संजीदा नहीं लिया, मगर आने वाले वक्त ने उस जुमले को एक खौफनाक हकीकत बना दिया। जावेद ने कुछ तालीम हासिल की, मगर उसकी दिलचस्पी पढ़ाई में ज्यादा नहीं थी। वो जल्दी से पैसा कमाना और असर व रसूख हासिल करना चाहता था। वालिद ने उसे शादबाग के इलाके में लोहे की पाइप बनाने वाला एक छोटा सा कारखाना लगा कर दे दिया। यही वो जगह थी जहाँ जावेद ने अपने लिए एक नई पहचान बनानी शुरू की। कारोबार के साथ साथ जावेद ने इलाके में ताल्लुकात बढ़ाए। वो हर किसी से मीठे लहजे में बात करता, जरूरतमंदों की मदद करता और बच्चों से खास तौर पर बहुत शफकत दिखाता। लोग उसे बच्चों का हमदर्द समझने लगे। वो गरीब बच्चों को खाना खिलाता, कपड़े दिलवाता और कभी कभी उन्हें स्कूल भेजने का वादा करता। बज़ाहिर वो एक नेक दिल आदमी नजर आता था। उसी दौरान उसकी दोस्ती नसीम मुर्शिद उर्फ बावा से हुई, जो पुलिस से हवालदार के ओहदे से रिटायर हो चुका था। बावा के जरिए जावेद को पुलिस के निजाम, उसकी कमजोरियों और तरीकाकार का काफी इल्म हो गया। जावेद ने ये सब बातें गौर से नोट की। उसने देख लिया कि लापता बच्चों के केसेस को अक्सर संजीदगी से नहीं लिया जाता, खास तौर पर अगर बच्चा गरीब हो, मजदूरी करता हो या घर से भागा हुआ हो। जावेद ने कारोबार में तरक्की की और इलाके की मार्केट एसोसिएशन का सदर भी मुंतखब हो गया। अब उसके दफ्तर में मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर और दूसरे अफसर भी आने लगे। लोग उसे एक कामयाब ताजर, बासर शख्स और बच्चों का खैर खां समझने लगे। मगर इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक अंधेरा छुपा हुआ था, जो आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। 1990 की दहाई के आखिर में लाहौर में लापता बच्चों के वाकयात बढ़ने लगे। ज्यादातर बच्चे गरीब खानदानों से थे, कुछ मजदूरी करते थे और कुछ घर से भागे हुए थे। पुलिस के लिए ये केस ज्यादा अहम नहीं समझे जाते थे। अक्सर वालिदैन को ये कहकर वापस भेज दिया जाता कि बच्चा खुद ही लौट आएगा। यही वो कमजोरी थी जिसे जावेद इकबाल ने पहचान लिया। वो बच्चों को काम, खाने और रिहाइश का लालच देकर अपने पास बुलाता। वो इन्हें कहता कि वो इन्हें बेहतर जिंदगी देगा, तालीम दिलवाएगा और पैसे कमाने का रास्ता दिखाएगा। मासूम बच्चे उसकी बातों में आ जाते, मगर हकीकत बहुत हौलनाक थी। जावेद बच्चों को अपने कब्जे में लेकर बेरहमी से कत्ल कर देता, फिर उनकी लाशों को तेजाब में डाल देता ताकि कोई निशान बाकी न रहे। वो ये सब इंतहाई मंसूबाबंदी के साथ करता था। उसने ये सब कुछ इसलिए भी किया क्योंकि वो जानता था कि पुलिस ज्यादातर ऐसे बच्चों की तलाश में संजीदा कोशिश नहीं करेगी। 1999 में अचानक एक खत ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। ये खत जावेद इकबाल की तरफ से पुलिस को लिखा गया था, जिसमें उसने दावा किया कि उसने 100 बच्चों को कत्ल किया है। उसने ये भी लिखा कि वो ये सब पुलिस के निजाम की नाअहली दिखाने के लिए कर रहा है। पुलिस ने जब उसके घर और फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहाँ से बच्चों के कपड़े, जूते, डायरियां और खतूत बरामद हुए। इन डायरियों में बच्चों के नाम, उनके घरों के पते और दीगर तफसीलात दर्ज थी। कई वालिदैन को बुलाया गया जिन्होंने इन कपड़ों और जूतों को अपने बच्चों का करार दिया। कुछ माओं ने अदालत में रोते हुए कहा कि वो कपड़े उन्होंने खुद अपने हाथ से सिले थे। जावेद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने तफ्तीश के दौरान एतराफ किया कि वो बच्चों को कत्ल करता रहा है। उसने ये भी कहा कि वो ये सब पुलिस के निजाम को बेनकाब करने के लिए कर रहा था, मगर उसके बयानात में ये भी वाज़ेह था कि उसे इस सब में एक अजीब सी तस्कीन मिलती थी और वो मशहूर होना चाहता था। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। पूरा मुल्क इस केस को देख रहा था। मीडिया ने उसे मुसलसल नुमायां किया। हर दिन नई तफसीलात सामने आती और लोग मजीद खौफजदा हो जाते। अदालत में पेश किए गए शवाहिद में जावेद
की डायरियां, खतूत, बच्चों के कपड़े और गवाहों के बयानात शामिल थे। फ्रांसिक रिपोर्ट्स ने साबित किया कि डायरियों में दर्ज कई पत्ते और नाम दुरुस्त थे। कुछ बच्चों के वालिदैन ने अदालत में आकर बताया कि उनके बच्चे वाकई लापता हुए थे और कभी वापस नहीं आए। जावेद के कुछ साथी भी गिरफ्तार हुए, जिनमें साजिद उर्फ गुड्डू और दीगर शामिल थे। इन पर इल्जाम था कि उन्होंने लाशें ठिकाने लगाने में जावेद की मदद की। कुछ ने इतराफ किया और कुछ ने इनकार किया, मगर शवाहिद ने साबित किया कि जावेद अकेला नहीं था। अदालत में जावेद कभी पुरसुकून नजर आता और कभी अजीब अंदाज में मुस्कुराता। वो कभी कहता कि वो कातिल नहीं बल्कि इस्लाह करने वाला है, और कभी मान लेता कि उसने कत्ल किए हैं। उसके बयानात में तजाद था, मगर शवाहिद वाज़ेह थे। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया। जज ने कहा कि ये जुर्म सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ है। जावेद इकबाल को सजाए मौत सुनाई गई। ये फैसला सुनकर कुछ मुतासिरा खानदानों ने सुख का सांस लिया, मगर उनके जख्म फिर भी भरने वाले नहीं थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सजा पर अमल दरामद से पहले ही जावेद इकबाल ने जेल में खुदकुशी इख्तियार कर ली। उसकी मौत ने मुतासिरा खानदानों को एक और सदमा दिया, क्योंकि वो उसे तख्तादार पर लटकता देखना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ हद तक इंसाफ का एहसास हो सके। जावेद इकबाल का केस पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन और खौफनाक तरीन जराइम में शुमार होता है। उसने ये साबित कर दिया कि अगर निज़ाम कमजोर हो और लापरवाही बरती जाए तो उसका फायदा दरिंदा सिफत लोग उठा सकते हैं। उस केस के बाद हुकूमत और समाजी इदारों को मजबूरन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देनी पड़ी। लापता बच्चों के केसेस को ज्यादा संजीदगी से लेने के अहकामात दिए गए। कुछ नए कवानीन बनाए गए और कुछ इदारों को मजबूत किया गया, मगर हकीकत यह है कि इस सब के बावजूद कई खानदान के जख्म कभी नहीं भर सके। जावेद इकबाल की कहानी सिर्फ एक कातिल की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे मुआशरे की भी कहानी है जो अपनी कमजोरियों की वजह से मासूम जानों को न बचा सका। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि बच्चों के मसाइल को मामूली न समझा जाए। गरीब और बेसहारा बच्चों की हिफाजत पूरी कौम की जिम्मेदारी है, और ये कि अगर किसी निज़ाम में खामियां हों तो वो सिर्फ कानून को नहीं बल्कि इंसानियत को भी नुकसान पहुंचाती है। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि बुराई हमेशा अचानक नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता पनपती है। एक घर में जिद्दी बच्चे की सूरत में, एक मुआशरे में लापरवाही की शक्ल में, और एक निज़ाम में कमजोरी के तौर पर। और जब ये सब मिल जाए तो नतीजा वही निकलता है जो जावेद इकबाल के केस में दुनिया ने देखा। मासूम बच्चों की कुर्बानी और एक कौम का ज़मीर झंझोड़ देने वाला सानहा।